सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। आज पूरे पाकिस्तान में एक ही आवाज गूंज रही थी, कश्मीर में जुल्म बंद करो। आलमी मीडिया में कश्मीर आवर की भरपूर कवरेज इस बात का सबूत है कि आवाज पूरी दुनिया में सुनी गई। कल गजनवी के तजर्बे ने भारत की नींदें उड़ाई तो आज कश्मीरियों से इज़हार यकजहती ने इंडियन मीडिया के सीने पर मूंग दल दी। आधे घंटे के इस एहतजाज पर भारतीय कैसे खौफ का शिकार रहे, भारतीय मीडिया की कवरेज इसका मुंह बोलता सबूत है। एक इंडियन न्यूज चैनल पर यह प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि इमरान खान ने अपनी अवाम को आधा घंटा तैयार रहने का हुक्म दे दिया है, इस आधे घंटे में पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है। इस आधे घंटे को लेकर मोदी सरकार ने भारतीय फजाइया और नेवी को चौकन्ना रहने की हिदायत कर दी है। एक और चैनल का ववेला था, इमरान खान की इस 30 मिनट पॉलिसी के पीछे कोई खुफिया राज है। इस दौरान पाकिस्तानी लाइन ऑफ कंट्रोल अबूर करने की कोशिश भी कर सकते हैं, यानी पूरी पाकिस्तानी कौम के बारे में कहा गया। कहीं शोर था इमरान खान की 30 मिनट पॉलिसी से खित्ते का अमन बर्बाद हो सकता है। सच ये है कश्मीर के मामले पर भारत को शिकस्त पे शिकस्त हो रही है। इंटरनेशनल प्रेस भारतीय मीडिया के झूठ का पर्दा चाक करके मुसलसल मोदी के मुंह पर कालक मल रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स में वज़ीर आज़म इमरान खान का कॉलम छपने पर अलग हाहाकार मची है। बीबीसी की रिपोर्ट का तहलका अलग है, आज हम दिखाएंगे वो रिपोर्ट। एएफपी, इकोनॉमिस्ट, वॉशिंगटन पोस्ट, सीएनएन, हर जगह कश्मीर में भारतीय जुल्म का चर्चा हो रहा है। सवाल यह है, क्या अब भी आलमी मुंसिफ चुप की चादर ताने सो सकते हैं? आज इस पर बात होगी और जिस तरह से आज का दिन कौम ने दिखा दिया है कि हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है, हर तरफ इसका भी चर्चा है, कमाल कर दिया है। लेकिन जो लोग इसमें भी कुछ नुक्स निकालने की कोशिश करें उनकी भी बात होगी। असद खरल साहब हमारे साथ हैं और आज खरल कहानी में बहुत डिटेल में आपको बताएंगे कि जनाब कितनी दौलत है कुछ लोगों के पास और सरकारी खजाने में कब तक वो जमा हो सकती है। और बाबर डोगर साहब भी हमारे साथ हैं। बाबर डोगर साहब की कल की जो पेश गोई थी आज के बारे में, वो भी दुरुस्त साबित हो गई है, उसके बारे में हम अपने आखिरी सेगमेंट में बात करेंगे। लेकिन पहले आज की जो डेवलपमेंट्स हैं, जिस तरह आज का दिन पाकिस्तानी कौम ने मनाया है, कमाल कर दिया है, उस पर रिपोर्ट देखिए। इस पर हम बीबीसी की रिपोर्ट पर कुछ ही देर में बात करेंगे। असद खरल साहब, जिस तरह से न्यूयॉर्क टाइम्स में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का कॉलम छपा है, उसमें तो मोदी की स्ट्रेटजी, उसकी सोच को उड़ा कर रख दिया उन्होंने। पूरी तारीख और फिर सारा कुछ जो अपना उन्होंने बताया है कि वो किस सोच के साथ जब वज़ीर आज़म बने तो था कि अमन लेकर आए। उसमें तो अब हर तरफ, हर सतह पर उसकी बात हो रही है, पजीराई मिल रही है, लोगों को समझ आ रही है कि मोदी की सोच है क्या। देखिए, उसामा साहब इससे पहले न्यूयॉर्क टाइम्स को उन्होंने इंटरव्यू भी दिया था और अपनी स्पीच में भी कहा था कि भारतीय जो वज़ीर आज़म है नरेंद्र मोदी, वो आरएसएस की जो आइडियालॉजी है और जिस तरह फाशिस्ट जो वो जिस तरह यानी हिटलर और मुसलिनी का जिस तरीके से वो किरदार अदा कर रहे हैं और जिस तरीके से वहाँ पे आरएसएस को बाकायदा ट्रेनिंग दी जा रही है और जिस तरीके से वहाँ पे मोदी ने जिस तरह जिसको बुचड़ ऑफ गुजरात कहते थे और वही मोदी जिसका टेररिस्ट की लिस्ट में नाम शामिल था और उस लिस्ट में नाम निकलवाने के लिए वो उस बंदा जो भारतीय जो शहरी था, जो इंटरनेशनल जो टेररिस्ट है उसकी लिस्ट में शामिल था, अमेरिका का उसको वीज़ा नहीं मिल सकता था। लेकिन कितनी बदकिस्मती की बात है, कहाँ थी वो इंसानी हकूक़ की तंजीमें, आज वो खामोश है कि वो एक इतने बड़े मुल्क का वज़ीर आज़म बन गया लेकिन उसके ऊपर कोई आलमी इंसानी हकूक़ की किसी तंजीम ने नहीं शोर मचाया कि ऐसे बुचड़ को आप वज़ीर आज़म बना रहे हैं। और वही माइंड सेट आप देखिए उसका सामने आ गया। उसामा साहब, जिस तरीके से मोदी ने जिस तरीके से वहाँ पे मुसलमानों के लिए ज़िंदगी, 16 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान है भारत के अंदर, कश्मीर से हट के वहाँ पे भी तकरीबन 80 लाख से ज़्यादा 1 करोड़ तक आबादी है सिर्फ मकबूजा वादी के अंदर। तो वहाँ पे जिस तरह उनकी ज़िंदगी अजीरन की हुई है और जिस तरह डोगर साहब गलबन कल बताया था कि वहाँ के जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं वो रिज़ाइन कर रहे हैं
कि हमने तो ये आइन का हलफ नहीं उठाया था। थोड़ा आज के दिन जिस तरह कौम निकली है, स्कूल के बच्चे सब लोग, उस पर भी आज जो जज्बा है, जो कश्मीर आवर है, जो आधा घंटा मनाया गया है, जिस तरह आपने इंट्रो में बताया कि इससे ज्यादा उनके बकायदा नींदें उड़ गई हैं। और दूसरी बात, भारत की फौज के अंदर, भारत की आवाम के अंदर तो हो ही रही है, जो पढ़े लिखे, जो सेंसिबल तबका है, इवन के हिंदू भी, सिख तो है, जारी बात है, इसके साथ वो खुद विक्टिम है, डिप्राइव्ड है, और तुम खुद खौफजदा हो रहे हैं कि अगर ये मकबूजा आबादी में 1 करोड़ की आबादी को इस तरह नेस्तो नबेद कर रहा है, उस तरह नस्ल कशी कर रहा है, जिस तरह इमरान खान साहब ने कॉलम में भी लिखा, और इस तरह का ये हमारे साथ भी कर सकता है। तो मामला ये है कि जो ये मामला हो रहा है, भारतीय फौज के अंदर एक बगावत का एलिमेंट आ रहा है। भारतीय फौज के अंदर जो सिख फौजी हैं, जो अहम ओहदों पे फाइज हैं, अब मोदी सरकार खौफजदा है, क्योंकि उनको जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मिल रही हैं, फौज के अंदर से जो चीजें आवाजें उठ रही हैं जी, भारतीय फौज के जो सिख अहम जो ओहदों पर फाइज हैं और जो नीचे लेवल के भी फौजी हैं, उन्होंने ये साफ कह दिया अपनी कमांड को भी, सीनियर कमांड को भी कह दिया है कि वो निहत्ते कश्मीरियों पर, निहत्ते मुसलमानों पर वो गोली नहीं चलाएंगे, वो उनके खिलाफ नहीं लड़ेंगे। एक तरफ हिंदू बनिया खौफ के मारे, मौत का जिसको खौफ है, वो हिंदू जो है वो छुट्टियां लेके भाग रहे हैं, कोई अस्पतालों में अपने आप को बीमार जाहिर कर रहे हैं। तो मामला ये है कि 80 लाख की आबादी के ऊपर 8 लाख की फौज आपने लगा दी। लेकिन ये बात एक और मैं इंकशाफ उस पर करूंगा डिटेल से, आज नहीं मैं कर रहा। हिंदू जो गांव माता कहते हैं उसको, गाय को, जो गाय को काटने पे, गाय को उसको यानी बांधने पे भी मुसलमानों का कत्लेआम, उनके टुकड़े करते हैं। लेकिन हैरान कुल बात यह है कि सबसे ज्यादा दुनिया में जो मीट, जो यानी बड़ा गोश्त, जो गाय का गोश्त, जो यानी उसका जो कारोबार जो बीफ है, बीफ का जो कारोबार है, उसकी जो सबसे ज्यादा कंपनी है वो हिंदुओं की है। अच्छा ठीक है, अच्छा हिंदुओं की है। गाय माता को काट के पूरी दुनिया में पेश कर रहे हैं, लेकिन हिपोक्रेसी उनकी बात कर रहे हैं, वरना जी इंडिया के अंदर गाय काटने में मुसलमान। अच्छा ये बताएं बाबर डोगर साहब के आज जिस तरह हमने देखा एक यकजहती नजर आई हर तरफ, हर सतह पर, किसी भी तबके से ताल्लुक हो। मैं देख रहा था CNN और दीगर सब ने कवरेज दी। वो जो मजाक भी हम देखते थे, चंद लोग 100 में से एक, आपको पता है इस तरह के तो लोग होते हैं, तो वो मजाक उड़ाते थे। लेकिन आज मुझे बताएं कि वो लोग जो कहते थे मियां नवाज शरीफ साहब के लिए घर से खाना क्यों नहीं जा रहा, हम जरदारी साहब के लिए कुछ करेंगे, वो आज क्यों नहीं निकले? क्यों उस तरह उन्होंने इन पूरी कौम को मजाक उड़ाने की कोशिश की और मुंह की खाई? नहीं, मियां नवाज शरीफ, जरदारी साहब, असफंद यार वली, चकजई साहब, वो सब उनके पीछे, मौलाना साहब जो वैसे तो हर बात बाहर निकल सकते, आज कहाँ थे? और फिर मजाक क्यों उड़ाते रहे? अगर खुद नहीं निकल सकते थे, पूरी कौम निकली आज। उसामा साहब, आज मैं एक खातून से मिला हूँ जिन्होंने PhD की थी 2014 में जम्मू कश्मीर से। वहाँ से वो पाकिस्तानी है, वहाँ से 2014 में जम्मू कश्मीर से PhD करने गई थी। उन्होंने चंद एक बातें बताई, उसमें वो कहती हैं कि जब वो पाकिस्तान आती थी, डॉक्टर नादिया, जब वो पाकिस्तान आती थी तो वहाँ के कश्मीरियों से पूछती थी कि मैं आपके लिए क्या लेके आऊँ, तो ज़्यादातर उन्होंने एक ही चीज़ मांगते थे कि जब पाकिस्तान जाओ तो वहाँ से मट्टी ले आना, हम वहाँ पर उसको चूमना चाहते हैं। मैंने उससे कहा कि क्या इमोशनल कर रही है? कहती नहीं, सीरियसली ये जब भी उन्होंने मुझे कहा कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जाना तो वहाँ से मट्टी लेके आना, हम उसको अपने घर में रखना चाहते हैं, हम उसको चूमना चाहते हैं। इसके अलावा जो डिमांड आती थी वो ये डिमांड होती थी कि अगर पाकिस्तान जाओगी तो हमसे पैसे ले लो, ज़्यादा पैसे ले लो, लेकिन वहाँ से पाकिस्तान की करेंसी हमारे लिए लेके आना, हम उसको घर में संभाल के रखेंगे। उसामा साहब, उनका पाकिस्तान से बड़ा इमोशनल अटैचमेंट है, जज्बाती लगाव है, वो पागलपन की हद तक पाकिस्तान से प्यार करते हैं। उसामा साहब, आपको पता है कि उसने मुझे बताया कि जो इंडियन आर्मी है वो इसलिए उनको नहीं मारती कि वो आज़ादी मांगते हैं, इसलिए नहीं मारती। उसने कहा कि वो कश्मीरियों को इसलिए मारती है कि वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान से हमारा रिश्ता क्या, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान से ला इलाहा इल्लल्लाह और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। जब कश्मीरी इंडियन आर्मी के सामने ये नारा लगाते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो इंडियन फौजी पागल हो जाते हैं। वो इसलिए नहीं मारते कि ये आज़ादी मांगते हैं। कश्मीरी शहीद होते हैं तो उनको पाकिस्तान परचम में ढांपा जाता है। बिल्कुल। उसामा साहब, इतनी जज्बाती बातें थीं।
तो जब वो पाकिस्तान के साथ इतना लगाव रखते हैं, इतनी अटैचमेंट है कि पाकिस्तान के लिए वो मरने को तैयार है, तो वो हमसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इस वक्त जब 1 करोड़ कश्मीरी एक जेल नुमा वैली में रह रहे हैं, वो हमसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो आज सारे कश्मीरी पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। तो हमने जो रैली निकाली, ऑफ कोर्स वो किसी हद तक एक कथासिस तो होता है कि जिनके लिए हम मर मिटने को तैयार हैं, वो भी हमारे लिए खड़े हुए हैं, वो हमारी आवाज दुनिया में बन रहे हैं। जब कर्फ्यू हटेगा कभी तो वीडियोस देखेंगे, उनको हौसला मिलेगा। आज जो आधे घंटे की कॉल है ना, और किसी के लिए भी नहीं ना, तो कश्मीरियों को उसे एक ढारस बनेगी कि ये पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम हमारे साथ खड़ी हुई है, हमारी आवाज के साथ आवाज। लेकिन ये लोगों जिनके मैंने नाम लिए, इनके बारे में जो बताया ना, ये PTM के नाम जो बात करते हैं इंसानी हकूक की, वो मोमबत्ती माफिया, वो सब कहाँ हैं? मैं आज उसी तरफ आ रहा हूँ। आज मुझे बड़ा दुख हुआ कि वो लोग जो इस जो आज पाकिस्तान में हमने आधा घंटे के लिए कश्मीर के साथ सॉलिडेरिटी यकजहती जो है वो शो की है, उसका मजाक बनाते नजर आए। मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई। यकीन जाने कि मैं हैरान हूँ कि इस चीज़ का भी वो मजाक उड़ा रहे हैं कि कश्मीरी जो आपकी तरफ देख रहे हैं और यहाँ से लोग जब उनका मजाक उड़ा रहे हैं, वो लोग जो हमारे लिए जान की कुर्बानी दे रहे हैं, और जब वो हमारी तरफ देखें और हमारे कुछ लोग उनका मजाक उड़ाएं तो उन पे क्या बीती होगी। मैं आज ट्विटर पे देख रहा था ऐसे कमेंट्स कि जी आधे घंटे से क्या हो जाएगा, आधे घंटे से क्या कश्मीर आजाद हो जाएगा, आधे घंटे से क्या कश्मीर जो है। उनकी एफिलिएशन भी देखें जरा, ट्विटर पे जो लोग कर रहे थे उनकी एफिलिएशन चंद एक दो मखसूस साहब एक लफ्ज वो आज तक कश्मीर के हवाले से नहीं कह सके, एक लफ्ज। आज PMLN कहां थी, कौन सी सॉलिडेरिटी उन्होंने शो की? फजलुर रहमान साहब आज आप कहां थे? 10 साल कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे, उस वक्त भी आपने आवाज नहीं उठाई, और आज बेशर्मी के साथ आप इन लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं, आप पूरी कौम का मजाक उड़ा रहे हैं। मैं उसामा साहब कौम को दाद दूंगा। आज पाकिस्तान की कौम, चाहे वो PMLN की थी, चाहे वो किसी भी पार्टी के लोग थे, वो बाहर निकले हैं, लेकिन इनके जो लीडर थे उन्होंने शदीद बेहिसी दिखाई है। मुझे तो शर्म आ रही है कि मुझे तो ये कि क्या आप लोग मोदी के साथ खड़े हैं, या फिर आप पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, या कश्मीरियों के साथ खड़े हैं? आज हमें ये फैसला करना होगा। ये लोग जो मजाक उड़ा रहे हैं, ये यकीनन ये मोदी का नैरेटिव उसको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे अर्ज करूं बाबर साहब, असद खरल साहब, के जिस तरह से मेरे बच्चे भी छोटे, 6 साल की मेरी बेटी, 8 साल का मेरा बेटा, वो कश्मीरी लिबास में स्कूल गए, वहाँ पर इसी दौरान तकरीब हुई बाकायदा, यानी उनकी पढ़ाई का कोई हर्ज नहीं हुआ, लेकिन उनको एक जज्बा मिला एक कि जी हमारे बहन भाई छोटे छोटे वहाँ आज स्कूल नहीं जा सकते, उनको सब चीज़ों का पता लगा। उनकी जज्बाती लगाव मैं देखकर जब वो स्कूल से घर आए तो मुझसे सवाल कर रहे थे, मुझे बड़ी खुशी हुई। देखिए ये एक तरबियत भी है, इस तरह से जुड़ना, हम एक इकाई हैं, तो ये बहुत बड़ी बात थी मैं समझता हूँ। और जो लोग मजाक उड़ा रहे थे, वाकई मैं आपसे एग्री करता हूँ, उनको शर्म आनी चाहिए। और उनके लिए वो जो लोग मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे थे, चंद एक सिर्फ लोग थे, वो BBC की रिपोर्ट देख लें, शायद उनको और ज़रा शर्म आ जाए कि अगर BBC और दुनिया के तमाम बड़े इदारे जो चीज़ें दिखा रहे हैं, किस तरह से टॉर्चर किया जाता है वहाँ पर मुसलमानों को, कश्मीरियों को, और जब वो टॉर्चर की वजह से बेहोश हो जाते हैं तो उनको इलेक्ट्रिक शॉक देकर होश मिलाया जाता है और फिर टॉर्चर किया जाता है। ये रिपोर्ट का कुछ हिस्सा ज़रा आप देखें ताकि पता चल सके कि दुनिया में अब कश्मीरियों की आवाज़ किस तरह बुलंद हो रही है। अंदाज़ा करें भारतीय फ़ौज इतनी नीच, घटिया और बुज़दिल है कि इन नौजवानों पर इस तरह जुल्म किया गया। और फिर आगे से जब BBC ने उनसे पूछा तो कहते हैं जी हमें तो कभी किसी की रिपोर्ट ही नहीं आई, कभी हमने कुछ ऐसा नहीं किया। तुम्हें जाकर रिपोर्ट देंगे जो मार रहे हो, और जो कोई पत्थर सिर्फ हाथ में पकड़े या ना भी पकड़े वैसे ही जाकर। और ये कोई पुराने वाक़यात नहीं, वो पुरानी तो उन्होंने दफना दी लाशें शहीदों की, और इज्तिमाई कब्रें कितनी ज़्यादा हैं। ये अब जब 5 अगस्त को इन्होंने ये जो जुल्म ढाया, उस वक्त उससे पहले ही इनको उठाना शुरू कर दिया और पकड़ के मारना शुरू कर दिया। और उसका मकसद ये था, BBC कह रहा है कि इस खौफ फैला दिया सारे इलाके में कि हमने अब ये कर दिया है तो खबरदार को घरों से निकला, तो सिर्फ इस खौफ के लिए। असद खरल साहब, इस वीडियो में यह भी कहा गया उससे पहले कि खबरदार रहें, इसमें दिल खराश मनाजर हैं, ताकि हर कोई ये देख भी नहीं सकता, ये सुन भी नहीं सकता। लेकिन आप ये देखें कि ये चीज़ें अब पूरी दुनिया तक पहुंच रही हैं। खरल साहब, उसामा साहब, ये नाजरीन को BBC की उस रिपोर्ट का बड़ा मुख्तसर सा हिस्सा दिखाया गया है। और फिर ये है कि जो नुमाइंदे को एक्सेस दी गई है, जिस तरीके से 8 लाख वहाँ पे फौज है, मैं कहता हूँ उस नुमाइंदे को भी सलूट पेश करना चाहिए कि इस हालात में जाके उसने नहते कश्मीरी मजलूम मुसलमानों की आवाज़ बनाए
क्योंकि वहां पे तो कुछ रिया ही नहीं है, कोई ज़राए मवासलात नहीं है, सोशल मीडिया बंद है, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, जितने भी सोशल जो साइट्स हैं और मोबाइल फ़ोन बंद है, लैंडलाइन बंद है, मवासलाती हर किस्म के राब्ते, नशरियात वहाँ पे, अखबार नहीं जा सकते, कम्युनिकेशन का सिस्टम नहीं है वहाँ पे। इवन के उनके अपोजिशन के रहनुमा नहीं जा सकते वहाँ पे, उनका मीडिया नहीं जा सकता, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर को नहीं जाने दिया जा रहा। तो मैंने समझता हूँ कि ये जो चंद एक मनाजर और ये जिस तरीके से एक तस्वीर कशी और मंजर कशी उसने की है कि किस तरीके से जो नहते कश्मीरियों के ऊपर मुजालम की जो दास्तानें रकम की जा रही हैं, जिस तरीके से उनको इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए जा रहे हैं, उनको झटके बिजली के दे के दोबारा फिर टॉर्चर किया जाता है, फिर चीखें मारते हैं, उनके मुंह में मट्टी भर दी जाती है और फिर जरा जिस्म के हर हिस्से के ऊपर उनको इतना तशद्दुद किया जाता है कि उसामा साहब अब खुद अंदाजा ला लें कि वो कहते हैं हम भीख मांगते थे कि खुदा के लिए हमें गोली मार दो, हमें मार दो, क्योंकि इतना टार्चर हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो उसामा साहब कहाँ गई वो आलमी तंजीमें, कहाँ गई आलमी इंसानी हकूक़ की तंजीमें, कहाँ गया वो मोमबत्ती का ग्रुप, वो जो शाम को कभी मोमबत्तियाँ कैंडल लाइट और कभी ड्रामा करके वो जो सुर्खी पाउडर लगा के, फिर मुझे अब डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं हो रही, वो खवातीन, वो मर्द, वो किधर मर गए हैं, वो किधर उनको मौत पड़ गई है, उनको क्या हो गया है, कुछ सांप सूंघ गया है जब से ये मर रहे हैं नहते कश्मीरी। ना तो उनके पास कोई टैंक है, ना तोप है, ना वो दहशतगर्द है, ना उनके किसी किस्म का वायलेंस के अंदर, ना आज तक उन्होंने हथियार उठाया है, ना उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है। एकदम मोदी सरकार ने उनकी हैसियत खत्म की, ऑलरेडी फौज थी 6.5 लाख 1.5 लाख। मुझे ये बताया कि ये इस तरह की नाम नहाद तंजीमें सोसाइटी को, मुआशरे को, पाकिस्तान को इनका बाइकआउट करना चाहिए, सोशली भी, और ऐसे लोग जो इस तरह की अपनी नामनाद सियासत चमका के जब पाकिस्तान के खिलाफ बात होगी, इदारों के खिलाफ बात होगी, तो फिर ये मोमबत्तियां लेके आ जाते हैं। मामला ये है कि उसामा साहब आज कल भी स्ट्राइक कोर का दौरा किया आर्मी चीफ ने, आज उन्होंने कोर कमांडर गुजरांवाला, यानी गुजरांवाला और सियालकोट वर्किंग बॉर्डर पे चूंकि सारे मामलात हैं, वहां पे जवानों की तरबियत पेशवराना, वो मिसाइल का जो बैलिस्टिक का तजर्बा किया, और उसके बाद मोदी को ललकारा है हमारे आर्मी चीफ ने, सिपा सलार ने, उनका मोदी सुन लो, हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। और इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी कहा है कि आज और दुनिया देख ले, इंडिया देख ले, आज 22 करोड़ अवाम कश्मीरियों के साथ है। ये पैगाम बिल्कुल गया, जो कश्मीर आवर था, जो आधा घंटा था, और जो चीखें आपने इंडियन मीडिया की, हर तरफ पैगाम गया। अच्छा बिल्कुल, आर्मी चीफ ने तो ये भी जिस तरह कौम निकली उसको भी सराहा है। बाबर डोगर साहब, जिस तरह हम BBC की बात कर रहे हैं, सब इदारे लिख रहे हैं, इतने नाम, ब्लूमबर्ग, इकोनॉमिस्ट, वॉशिंगटन पोस्ट, गार्डियन, जितने आप नाम ले लें सब लिख रहे हैं इस बारे में। लेकिन कुछ एक रिपोर्ट ये भी छपी थी कि अस्पताल इस वक्त कश्मीर के वो कब्रिस्तान बन चुके हैं। डॉक्टर्स कहते हैं हमारा नाम ना पता लगे, कहते हैं 3 साल में इतने लोग नहीं अस्पताल में इनकी डेथ हुई जितने पिछले 2-3 हफ्ते में हो गए, कोई सामान ही नहीं है। तो ये खबरें आना, आपका ख्याल है कि ये कितनी बड़ी बात है? और उसमें फिर पाकिस्तान की वजह से ज़ाहिर है कि हर तरफ ये बात हो रही है, और कश्मीरी यकीनन उनका इसमें बहुत बड़ा किरदार है, उनकी कुर्बानियों का। उसामा साहब, अगर आप ये रिपोर्ट मज़ीद पढ़ें तो उसमें ये भी लिखा है कि कश्मीर में सबसे ज़्यादा तादाद जो है वो हाफ विडोज़ की है। हाफ विडोज़ वो ख़वातीन हैं जिनके जो खावंद है उनको उठा के ले गए हैं और उनका कुछ पता नहीं है कि वो जिंदा है या नहीं जिंदा, और इसलिए ऐसी बेतहाशा ख़वातीन हैं कि जिनके खावंदों को उठा लिया गया है। 14 साल उससे ऊपर के जितने लड़के हैं उन तमाम को इस कर्फ्यू में उठाया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, उनको टॉर्चर किया जा रहा है और उनको इंटिमिडेट किया जा रहा है। मतलब ये है कि उनको कहा जा रहा है कि तुमने बाहर नहीं निकलना, तुमने किसी प्रोटेस्ट में हिस्सा नहीं लेना। लोगों को उठा उठा कर टॉर्चर किया जा रहा है कि उन लोगों के नाम बताओ जो पत्थर फेंकते हैं हम पर या जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मकसद ये है कि इस कर्फ्यू के दौरान वो चाह रहे हैं कि कश्मीरियों की रेजिस्टेंस की पावर को तोड़ा जाए। उसामा साहब, मैं सल्यूट करता हूँ इंटरनेशनल मीडिया को
जो सारी दुनिया का ज़मीर जो है उसको झंझोड़ रहा है। BBC की रिपोर्ट देख लें आप, कल गार्डियन अखबार की रिपोर्ट पढ़ लें, वो भी रुलाने वाली है कि किस तरह से जो कश्मीर में के जो लोग हैं जो बाहर हैं, वो एक न्यूज़ चैनल है कश्मीर का, उसमें अपने मैसेजेस फॉरवर्ड कर रहे हैं, वो लाखों में है और वो चाह रहे हैं कि उनकी फैमिलीज जो है उनके बारे में उनको कुछ पता चल जाए। सही। अच्छा, ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद हमने बात कल बाबर डोगर साहब ने पेशगोई की थी आसिफ जरदारी साहब के हवाले से, वो भी दुरुस्त साबित हुई है। ब्रेक के बाद मुकम्मल खबर भी हमारे पास है और आगे क्या होगा उस पर भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। अब पता चला। अब पता चला। कल जब आसिफ जरदारी साहब के अस्पताल जाने की खबर आई थी तो हम उस बारे में बात भी कर रहे थे, तो बाबर डोगर साहब ने कहा था कि जल्द ही वो दोबारा उनको जेल भेज दिया जाएगा। और आज आपने देखा कि हर तरफ से खबर आ रही थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस पर बड़ा भरपूर एहतजाज किया कि उनको वापस क्यों जेल भेजा जा रहा है। तो बाबर डोगर साहब ये बताएं आपने जिस तरह कल ही बता दिया था, तो क्यों उनको दोबारा जेल भेज दिया गया? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है उनकी जान को बड़ा खतरा है, ये बड़ा जुल्म हो रहा है और उनके जो केसेस हैं वो इस वक्त किस पोजीशन पर हैं? उसामा साहब, केसेस तो उन पे जो रेफरेंस दायर हो गए हैं, जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें जरदारी साहब का जो केस है, जो रोल है वो बड़ा क्लियर है और इतनी जल्दी उनको जान छूटने वाली नहीं है। लेकिन इतलात ये भी हैं कि जरदारी साहब जो हैं वो अब मेरा ख्याल है कि जो मेरी अंदर की इतलात है कि जरदारी साहब अल्टीमेटली सरेंडर करने जा रहे हैं। वो ज़्यादा और वो कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से कोई ऐसी बार्गेन हो जाए और वो इस पे से निकल जाए। वो ये भी सोच रहे हैं कि वो यहाँ तक इनके तैयार हैं कि वो सियासत से भी रिज़ाइन कर देंगे और आइंदा सियासत में भी हिस्सा नहीं लेंगे। यहाँ तक वो इस चीज़ तक वो चले गए हैं। तो आप जल्द देखेंगे कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो भी नैब की हिरासत में होंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये जिस खरल साहब ने कल कहा था कि जाज शाह साहब जब आए हैं तो इनके थोड़े से स्क्रू टाइट हो रहे हैं और ये अल्टीमेटली अब ये सारे जो हैं वो गवर्नमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन पर पैसे देने को तैयार। और सेहत के बारे में बताएं, जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब के लिए राउंड द क्लॉक फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, डॉक्टर हैं, 3 डॉक्टर्स होते हैं, 7 दीगर अमला होता है, तो जरदारी साहब को भी कैसे सहूलत होगी या इनको ये पिम्स ही अगर जब तबीयत ख़राब होती है या इनको चेकअप इनका रखा जाएगा वहाँ? उसामा साहब, मैंने कल एक चीज़ बताई थी आपको कि उनकी IG जेल खाना जाज जो थे वो जब गए अडयाला में तो उन्होंने उनकी खैर आफियत पूछी तो उन्होंने कहा जी कि जेल तो मेरा दूसरा घर है और मैं तो जेल को ऐसी तरह से ट्रीट करता हूँ जैसे एक घर को ट्रीट करता हूँ। जिस पर IG साहब ने उनसे कहा कि जनाब ये इस दफ़ा जेल थोड़ी सी मुख्तलिफ है। तो उन्होंने कहा जी कि मेरे लिए जेल एक जैसी है। तो उन्होंने कहा चलें देखते हैं आपको जेल कैसी फील होती है। तो सिर्फ एक रात गुजारी तो उनकी कमर में शदीद दर्द उठाई और उसके बाद कल उनके सारे टेस्ट हुए हैं। तो टेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह उनके ठीक हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे ये कहा जा सके कि इनकी जान को ख़तरा है या अगर ये जेल में रहे तो इनको कुछ हो जाएगा। हाँ, अलबत्ता सुना कि अद्दी जेल में सारी रात चिंगाड़ती रही हैं, धमकियाँ देती रही हैं, उनको सारी रात नींद नहीं आई क्योंकि आदत है AC के कमरे में सोने की और गद्दों वाले बेड पे सोने की। तो जेल की चारपाई और जेल का पंखा जो है जो कि शायद जो 1 लाख प्रिजनर है पूरे पाकिस्तान में वो इसी तरह ही सोते हैं। तो ये अब इससे बहुत बुरा हाल है तो फिर बेटर क्लास मिली हुई है तो वो सारी रात चिंगाड़ती रही हैं, उनको नींद नहीं आई। तो इस हालत में आपको पता है कि ज़्यादा देर ये लोग रहने वाले नहीं है। तो अल्टीमेटली मैं आपको सिर्फ कहने का मकसद ये कि जल्द ही आप देखेंगे मामला इनके सेटल हो रहे होंगे। लेकिन एक मामला सेटल हो भी रहा है नहीं भी, क्योंकि ये लोग तो जेल में हैं मगर कुछ लोग इश्तिहारी भी हैं। हर तरफ खबर आ रही है कि जनाब सलमान शहबाज साहब भी इश्तिहारी हैं और उनकी दौलत है उनकी बड़ी बड़ी और उसको मुंजमद करने के अहकामात आ गए हैं। लेकिन ये दौलत है कितनी, कहाँ पर है, इसकी मालियत कितनी है और कब तक इसका जो प्रोसीजर होता है आगे मुंजमद करने के बाद वो सारा क्या है, आज यही खरल साहब हमें बताएंगे खरल कहानी। जी उसामा साहब, नाज़रीन के लिए एक मुख्तसर से ब्रीफ में बता रहा हूँ कि 2003 में सलमान शहबाज साहब की जो असासाजात की मालियत थी 20,000 रुपये थी। ये नैब के डॉक्यूमेंट दस्तावेजी सबूत है, उसका ब्रीफ मैं बता रहा हूँ नाज़रीन के लिए। 2017 में वो बढ़ के 2 अरब 60 करोड़ तक पहुँची है। जिस तरह मरियम साहबा के तोहफ़ों की आपको पता मालियत किस तरह पहुँचती गई, फिर करोड़ों और अरबों में चली गई।
सलमान शहबाज का दावा है कि 1 अरब 5 करोड़ की तरसीलात ज़र की फंडिंग इसके असासाजात में इजाफे का जरिया है। अब ये उनका क्लेम था। तफ्तीश के दौरान सलमान शहबाज का बैरून मुल्क से तरसीलात ज़र का दावा जाली साबित हो गया। सलमान शहबाज कहते हैं कि अपने ख़ानदान के दूसरे अफराद के साथ मिलकर 12 से ज़्यादा संत यूनिट कायम की और फिर बैरून मुल्क से जाली यानी जो तरसीलात के जरिए इक्विटी या डायरेक्टर्स लोन की शक्ल में 2.58 बिलियन 2.5 अरब से जायद की सरमायाकारी जाहिर की गई। अब ये उन्होंने कहा, ये क्लेम भी उस तरह किस तरह साबित हो गया झूठा कि 2.58 बिलियन जो है इन अरब जो इन कंपनियों में लगाए गए, इससे जाली तस्वीर से आने वाले 1.05 1 अरब 5 करोड़ जो अरब है 1 अरब 5 करोड़ सलमान शहबाज ने अपनी आमदनी के तौर पर जाहिर किए, जबकि बाकी 1 अरब 4 करोड़ जो है मुख्तलिफ शख्सियात और कारोबारी ग्रुप्स के कर्जे की सूरत में जाहिर किया गया। तफ्तीश में यह भी खुलकर सामने आ गई बात कि सलमान शहबाज ने 73 करोड़ 70 लाख की जाली तरसीलात अपने मुलाजमीन और जानने वालों के बेनामी बैंक अकाउंट्स के जरिए मंगवाई, जो बाद में कर्ज के तौर पर सलमान शहबाज के अकाउंट्स में मुंतकिल कर दी गई। यही रकूम सलमान शहबाज और इसके खानदान की कंपनियों में लगाई गई। अब सिर्फ एक उनका जो फ्रंटमैन है, जो उनका मेन मोरा था शरीफ फैमिली का, वो है मुश्ताक चीनी। उसका 164 का बयान जो है वो कच्चा चटा किस तरह खोलता है, कहानी खोलता किस तरह है। वो कहता है 2005 से 2014 में इनके साथ रहा। मुझे इनके कंपनी के जो सेक्रेटरी हैं उस्मान, उन्होंने कहा कि सेक्रेटरी उस्मान ने कहा कि 2005 में उनका मैंने कारोबार शुरू किया और उस्मान ने 5 से कारोबार जब शुरू 2014 में बैरून मुल्क से 21 करोड़ 40 लाख रुपए की टीटियां लगवाई गई। फिर उन्होंने कहा जब उस्मान कंपनी सेक्रेटरी ने कहा मुझे, क्योंकि ये बेटे भी थे, ये वज़ीर आला के और वज़ीर आज़म के भतीजे थे, तो इसलिए उन्होंने कहा जी 60 करोड़ की रकम 2014 में क्या वाइट करवानी है। वो कहता है मैं डर गया और मुझे भी लालच शायद नज़र आया। फिर वो कहता है कि 2014 में कंपनी के बदामी बाग में वाक़या बैंक में बैरून मुल्क से 21 करोड़ 40 लाख की टीटी लगवाई गई। रकम भेजने वाली कंपनी और अफराद को वो नहीं जानते। कंपनी के सेक्रेटरी CF उस्मान ने कहा कि इसी बैंक में अकाउंट खुलवाएं जिसमें सलमान शहबाज का अकाउंट है। सनकर रोड पर वाक़या बैंक के हमारे अकाउंट में 29 करोड़ 30 लाख की रकम बैरून मुल्क से ट्रांसफर की गई। जो रकम हमें मसूल हुई इसका चेक काट कर, जो भी होती चेक काट कर उस्मान को देते, जो सर्कल रोड पर वाक़या बैंक में सलमान शहबाज के अकाउंट में जमा कराते। तो उन्होंने बताया कि 50 करोड़ जो 50 करोड़ की जाली टीटी हमारे अकाउंट में जमा हुई। सलमान शहबाज इनका रकम से कोई तल्लक नहीं था, यानी सलमान शहबाज की थी। सलमान शहबाज की वकार ट्रेडिंग कंपनी जो कि ताहिर नकवी के नाम बनाई गई, इस कंपनी से मेरे अकाउंट में 10 करोड़ की रकम बजरिया चेक आई और सलमान शहबाज ने सारी ट्रांजैक्शन को कानूनी साबित करने के लिए 2 फर्जी तहरीरी मुआहदे की। एक मुआहदे में मेरा और दूसरे में मेरे बेटे यासर मुश्ताक का नाम लिखा। मुआहदे में यह रकम बतौर कर्ज जाहिर की गई। फिर उन्होंने कहा मुश्ताक चीनी ने ये 164 बंद कमरे में आमर रजा बेटू साहब जुडिशल मजिस्ट्रेट है, उनके सामने ये बयान दे रहे हैं, नकूल नैब को फराम कर दी। उसने कहा फर्जी और हकीकी रंग देने के लिए सलमान शहबाज जाली कंपनी से रकम मेरे अकाउंट में मुंतकिल भी की। मनी ट्रेल जाल साजी करने के लिए ये कहानियां भी बनाई। कारोबार पैसा वाइट होने के लालच में उन्होंने कहा मैंने किया काला धन सफेद करने। वो बताते हैं कि मुश्ताक चीनी ने बताया कि 2 बैंक अकाउंट्स में 50 करोड़ 44 लाख 4000 गैर मुल्की तस्वीरें मसूल हुई। सलमान शहबाज के अकाउंट में 60 करोड़ 30 लाख 54,000 चेक्स मुंतकिल किए। चाइनी ने 6 करोड़ 10 लाख 27,612 की गैर मुल्की तस्वीरें में बताया। फिर उन्हें मशकूक 23 बैंक अकाउंट सामने आए, सैकड़ों मशकूक ट्रांजैक्शन हुई। उस हवाले से 9 गैर मुल्की करेंसी के मशकूक ट्रांजैक्शन और ये 6 करोड़ 10 लाख इस तरीके से सारी उसने बताई। और ये उसने बताया कि 2030 PIA की प्रवास से ये दुबई उसको फरार करार थे। जायदा एक तफसील है शहबाज शरीफ साहब की 2 गाड़ियां सिर्फ, ये नैब के पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं। उसके बाद तहमीना दुरानी साहबा के डिफेंस में 2 बंगले। फिर उसके बाद नुसरत शहबाज जो हमजा शहबाज की 4 बड़े बड़े प्लाट और उसके घर, उसके बाद फिर 9 प्लाट। फिर उसके बाद ये नुसरत शहबाज साहबा की डोंगा गली में 9 कनाल का बंगला, उससे ज्यादा यानी। फिर उसके बाद नुसरत शहबाज साहबा की वही जो 96H ब्लॉक और फिर वो 87 जो ब्लॉक और इस तरीके से तमीना दुरानी का मैंने बताया। ये जायदादें तो रिकॉर्ड पे हैं। इसके अलावा हम जो इसके अलावा बेनामी फ्रंटमैन और जो हमजा शहबाज की टीटियां हैं, अच्छा बाबर साहब मरियम साहिबा की टीटियां हैं और दूसरी शहबाज शरीफ की फैमिली की, उनकी बेटियों की, दामाद की, वो इसके अलावा अरबों। कल क्या होगा उसका हमारा वक्त हो रहा है सेगमेंट का, लेकिन उससे पहले चंद सेकंड में अगर आप बता सकें ये जायदादें मुंजमद हो गई, आपको क्या नजर आ रहा है, इससे कितने पैसे आ जाएंगे, कब तक आ जाएंगे?
इससे पहले जो एक और मफरूर हैं इश्तिहारियाँ इसहाक डार साहब, उनकी भी जायदाद मुंजमद हो चुकी है, लेकिन अभी तक उसके प्रोसीजर ही कंप्लीट नहीं हो। आवाम को कहा गया था कि उसको भी जल्दी बेच दिया जाएगा, उससे अरबों रुपया आ जाएगा, तो मतलब अभी तक 1 रुपया नहीं उससे आया। चलें, ये एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर में पड़ गए। अल्लाह करे कि ये अटैच हों और ये बिकें और कौमी खजाने में कोई पैसा जाए। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि सलमान के सिर्फ नैब 2-2.5 अरब के असासे ढूंढ सकी है। तो क्या आपका ज़हन मानता है कि सलमान शहबाज के पास 2-2.5 अरब रुपया ही होगा? पाकिस्तानी कौम में तो शायद चंद सैकड़ों लोग ही होंगे जिनके पास 2-2.5 अरब रुपया। ये 14 संत यूनिट्स भी हैं और अब नैब रिसीवर बिठा रहा है। खबर मैं दे रहा हूँ, नैब रिसीवर बिठा रहा है अगले हफ्ते में। अब तमाम इन फैक्ट्रियों की, इंडस्ट्रियल यूनिट्स की वो नैब के पास और रिसीवर के पास होगी। इन फैमिली को वो पैसे नहीं वहां से निकाल। अच्छा, कल क्या होगा जनाब? कल मैं अर्ज कर दूं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो डेट दी हुई थी, अल्टीमेटम दिया हुआ था वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को कि इस्तीफ़ा दे दें वरना मैं इस्लामाबाद बंद कर दूंगा और लॉन्ग मार्च करूंगा। वो कल ख़त्म हो रहा है अल्टीमेटम, कल आखिरी तारीख है। और मैं आपको बता दूं कि कल किसी तरह का, किसी भी किस्म का कोई इस्तीफ़ा नहीं आना इमरान खान साहब की तरफ से। तो लिहाजा मौलाना साहब बस अब उनका अल्टीमेटम इस तरह रह जाएगा। ना सिर्फ उनका इस्तीफ़ा नहीं आना, बल्कि वो जो लॉन्ग मार्च है, वो मिलियन मार्च, वो कोई सैकड़ा मार्च तो हो सकता है, मिलियन नहीं होगा और उसमें भी कुछ नहीं होने वाला। तो कल मौलाना साहब मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि उनका जो अल्टीमेटम था या धमकी है, जो भी कह लें, उसका कल कुछ नहीं बनने वाला। बाबर डोगर साहब, कल क्या होगा? वैसे मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, अगला मार्च आ जाएगा लेकिन मौलाना का मार्च नहीं होगा। लेकिन कल सर पेट्रोल की जो कीमतें हैं, ओगरा ने उसको बढ़ाने की 9 रुपया पे कम करने की जो समरी भेजी है। शुरू ये थी कि कैबिनेट जो है वो शायद 4.5 रुपया पेट्रोल कम कर रही है। तो मेरा ख्याल है कि इस सिलसिले में कल नोटिफिकेशन होगा। लेकिन एक चीज़ बता दूं कि जब भी इस तरह की खबरें आती थी तो हमेशा होता ये था माजी में, जब पेट्रोल की जो कीमतें जब बढ़ाई जाती हैं तो नोटिफिकेशन से पहले जब जो खबरें आती हैं वो बढ़ा देते हैं। और लेकिन कल इसका एक चीज़ है कि पेट्रोल की कीमत कम हो रही है, लेकिन आप देखिएगा कि महंगाई कम नहीं होनी। इस पर अब टाइम नहीं है, वरना इस पर जरूर बात करनी थी। क्यों नहीं हो रही? जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो हर चीज़ बढ़ जाती है, लेकिन जब कम होती है तो क्यों नहीं होती? इस पर हम किसी दिन जरूर बात करें। खरल साहब, आखिरी 10-20 सेकंड है जी। अच्छा, एक तो कल जरदारी साहब उनकी जो बाकियात है, जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा और खुर्शीद शाह साहब को जो नोटिस मिले, उसके ऊपर शोर शराबा होगा। और दूसरी तरफ जो नून लीग के जो शरीफ फैमिली है, इनके जानब से जो सिम्पथाइजर है यहाँ पे पंजाब में, जिनके ऊपर नैब का शिकंजा कसा जाना है, वो गिरफ्त में आने वाले हैं। वो शोर शराबा फिर मिटाएंगे कि हमारे साथ इंतकामी कार्रवाइयों, ज़्यादतियाँ हो रही हैं और हमें जनाब हमारे साथ तो जुल्मों बर्बरियत जो है वो की जा रही है, इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। कल ये नहीं, लेकिन कौम अब ये सुनेगी, कश्मीर के नहते कश्मीरियों के लिए तो वो नहीं निकले, लेकिन अपनी करप्शन पे, पकड़े जाने पे, रोना धोना डालने के लिए वो बाहर आ जाएंगे। कल भी आपने जो पेशगोई गई थी वो भी आज के बारे में खुर्शीद शाह साहब के हवाले से भी और पीपल्स पार्टी के बारे में आपने कहा था कि उनकी भी चीखें मेरा सुनाई देंगी। वो आज हुआ है, प्रेस में भी उन्होंने बयान देने की कोशिश की है। प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।